कल के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था भाई, कोई बताएगा? क्या डिस्कस कर रहे थे? डायनामिक मेमोरी। ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली कहानी डिस्कस कर रहे थे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है ना? ओके। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कितने तरह से बनाते हैं, मतलब और अभी बनाना सीखा नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या होता है, तो दीपक बताओ भाई, ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं किसी क्लास का? हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ता है, क्या जरूरत होता है? दीपक आवाज आ रही है? जी सर। क्यों बनाते हैं हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं जैसे रियल वर्ल्ड से हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, और किसी जो प्रोग्राम बनाते हैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर कर अपने से सोच कर। नहीं नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओके क्या सर। होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं सर? ऑब्जेक्ट बनाने से होता क्या है? अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उससे क्या फायदा होता है? किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनाने से क्या फायदा होता है? द्वैपिन द्वैपिन बताएंगे आप? द्वैपिन आवाज आ रही है आपको? बताइए, आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ओके फाइन। किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसलिए ताकि क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में आ पाए, क्योंकि क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट जो होती है इंस्टेंस होती है किसी क्लास का। तो कहते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस फॉर द क्लास। एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास के लिए एक इंस्टेंस का काम करती है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस होता है कि भाई कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एक यूजर लॉगिन हमने मान लो कि हमने मान लिया कि हमारे पास यूजर बहुत सारे आने वाले हैं, वो वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। तो कौन सा यूजर लॉगिन करेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका मोबाइल क्या होगा, इसका ईमेल क्या होगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। तो उसी चीज को डिसाइड करने के लिए हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। तो जैसे सपोज करो कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मैंने स्टेटमेंट बताया था, वैसे न्यू न्यू स्टाइल फैक्ट्री पैटर्न क्लोन मेथड, कई तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं। न्यू से ऑब्जेक्ट बनने के लिए न्यू और उसके बाद क्लास का नाम लिखना होता है, उससे ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो न्यू और क्लास का नाम वाला स्टेटमेंट है, इसको मैं यहाँ मेन के अंदर डाल देता हूँ, न्यू और क्लास का नाम, ऐसे ये लाइन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये वाली लाइन मेन में क्यों डाल दी? क्या ये कहीं और नहीं लिख सकते? कहीं लिख दो, बट मेन में लिखने का यही फायदा है कि मेन में ये पहली लाइन मिलेगी और ये सबसे पहले चल जाएगी। मेन मेथड सब मतलब अपने आप कॉल हो जाता है, हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? बाकी ऑब्जेक्ट बनाना तो एक स्टेटमेंट है। देखिए, ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखिए, चाहे मेथड के अंदर लिखिए, कोई यूजर डिफाइंड मेथड बना लीजिए, मेन मेथड बना लीजिए, क्लास में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जहां मर्जी वहां लिख दो, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। किसी मेथड के रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है ये।
ये स्टेटमेंट कहीं पे भी लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट को प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें से ये जो पूरा लाइन है न्यू और उसके बाद लिखा है यूजर लॉगिन, ये पूरा मिला के एक ऑब्जेक्ट है, पूरा जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, जिसमें न्यू न्यू का काम क्या है, व्हाट इज न्यू। तो न्यू एक ऑपरेटर है जिसका काम है मेमोरी एलोकेट करना। अच्छा, लेकिन ऑपरेटर तो ऑपरेटर की कैटेगरी होती है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ये कैसा ऑपरेटर है, यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है, ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो है ना, ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर है। टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर का मतलब जो डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में ही सेव करके रखता हो, है ना। आई थिंक मतलब टेक्स्ट में हो, ऐसा बोलो आप, सॉरी, टेक्स्ट में लिखा गया तो NEW एक टेक्स्ट है। ये मतलब इसको ऐसे टेक्स्ट बेस्ड कहीं लिखा नहीं है, मतलब मैं अपने समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसलिए। बात समझ में आ रही है। तो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटर है ना। और जिसका काम है टू एलोकेट द मेमोरी, बट हाउ मच इट हैव टू एलोकेट द मेमोरी, कितना इसको मेमोरी एलोकेट करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, ये सब इसको नहीं पता। तो न्यू का काम है रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना हीप एरिया के अंदर किसी क्लास के लिए, बट कितना करना, कैसे करना, ये नहीं पता होता है। तो ये चीज बताता है कंस्ट्रक्टर, है ना, जो के बाद लिखा गया यूजर लॉगिन, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने कल बताया था व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में कोई मुझे बताए। चलो कंस्ट्रक्टर के बारे में आज मैं किससे पूछूं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में वीरेंद्र बताओ, है वीरेंद्र पॉल, वो कभी कुछ नहीं बताते हैं। अगर दिख रहे हो तो बता दो भाई, नहीं दिख रहा है तो कंस्ट्रक्टर के बारे में अ, विशाल बताइयो, हेलो। विशाल बता दीजिए क्या होता है हेलो। कंस्ट्रक्टर। हाँ हाँ बोलिए, वीरेंद्र है हेलो। क्या। हेलो। हाँ सर, हाँ वीरेंद्र सर बताइए, बोल रहा हूँ, व्हाट इज वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर, बताइए वीरेंद्र। कंसिडर ये स्पेसिफिक टाइप मेंबर फंक्शन, स्पेशल टाइप मेंबर फंक्शन। स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। जैसे जो क्लास का नाम दिया सेम उसका नेम देना पड़ता है सर कंस्ट्रक्टर में। ओके, हम्म। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, प्रोग्रामर से फोर्सफुली कॉल नहीं कर सकता है, अपने आप कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो कई चीजें थी वहाँ, ओके सर। कंस्ट्रक्टर की पूरी डेफिनेशन थी, है ना। हम्म, जी सर। सर मुझे इतना ही याद था तो मैंने इतना ही बता अच्छा दिया। कोई बात नहीं, जितना याद था उतना बताया आपने, अच्छी बात है। जी ओके। सर। Constructor is a special type of method whose name must be same as its class name, who have no any return type. Programmer cannot call the constructor explicitly, is implicitly called when object is created, and the main purpose of constructor to initialize the data at the time of object creation. Whenever we are compiling any Java program, a default constructor is added by the Java compiler when we are not explicitly providing any constructor in the program. ये सब पॉइंट है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड ये बहुत सारे पॉइंट हैं, याद रखना है आपको। ओके सर। हम्म, तो इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला। मतलब देखो, न्यू का काम है मेमोरी लोकेट करना। न्यू इज जस्ट लाइक ऐसे समझ लो, इंजीनियर। न्यू इज जस्ट लाइक अ इंजीनियर, और कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ लेबर। ऐसे समझ लो,
का काम है काम करवाना और कंस्ट्रक्टर का काम है काम करना। न्यू इज जस्ट लाइक अ नहीं न्यू नहीं सॉरी न्यू जस्ट लाइक अ कारपेंटर, ऐसे बोलो आप। कारपेंटर है तो कारपेंटर का मतलब काम करता है ना, तो ये लेबर हो गया, सॉरी ये लेबर हो गया। कारपेंटर एक काइंड ऑफ कारीगर ही हो गया, समझ लो। क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है भाई, आप एक कारपेंटर से बोल दो कि भाई दरवाजा बना देना, तो बना देगा ये। बट कितना बनाना, कैसे बनाना, क्या विड्थ होगी, क्या हाइट होगी, क्या लेंथ होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यू को भी नहीं बताइए। तो ये कौन बताता है? ये कंस्ट्रक्टर बताता है न्यू को। कंस्ट्रक्टर का नाम होता है क्लास के नेम से सेम। तो वो क्लास के अंदर चेक करता है कि क्लास में कितने डेटा हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं। उन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एरिया में, हीप मेमोरी एरिया में एक मेमोरी रिजर्व करके दे देता है। तो एक मेमोरी जो होती है वो रिजर्व हो जाती है आपकी मेमोरी एरिया में। बाकी यूज करिए आप उस मेमोरी का। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं भाई। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है जो अभी आपके सामने है, इट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैव नो एनी नेम। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं होता उसको बेनाम बोला जाता है। बेनाम को इंग्लिश में एनोनिमस बोला जाता है। एनोनिमस, एनोनिमस मीन्स विदाउट नेम, विदाउट नेम वाला ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नाम नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ये बिना नाम वाला ऑब्जेक्ट है, न्यू के साथ जो हमने लिखा है। तो देख, क्लास और ऑब्जेक्ट से बहुत सारी चीजें मतलब जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने न्यू और क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया मतलब क्या हुआ, क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं उन इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी मिल गई। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो गया। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाके स्टोर हो गया? ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी एरिया जो होती है, जेवीएम के अंदर मेमोरी होती है। 5 मेमोरी एरिया होती है जेवीएम में। एक होती है हीप, एक होती है स्टैक, एक होता है नेटिव मेथड स्टैक एरिया, ऐसे ऐसे पीसी रजिस्टर एरिया, ऐसे तरह से 5 एरिया होते हैं। ठीक है ना? तो समझ लीजिए कि ऐसे हीप एरिया, ये बड़ा सा एरिया है मेमोरी एरिया, और इस मेमोरी एरिया में आपकी क्लास की जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो यहाँ पे इस जगह पे जाके स्टोर हो गए। और एक ऑब्जेक्ट के बनने से, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये आप इमेजिन कर लीजिए कि ये है हीप मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया, और हीप मेमोरी एरिया में ये क्या एक डब्बा बना है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको आप बोलेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी, ये एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी है। एक ऑब्जेक्ट जो मेमोरी एरिया में स्टोर होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो ये एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी हो गई भाई। ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, ओके। तो जब आपने न्यू और क्लास का नाम लिखा था ना, उसने लिखने से क्या होता है, इस क्लास के इस इंस्टेंस वेरिएबल को इसी ऑब्जेक्ट में जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, यहीं पे इसी एरिया के अंदर ये मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इस जगह जाके वो स्टोर हो जाती है। इस एरिया में आपके नेम को, पास को, मोबाइल नंबर को, ईमेल को, और एज आईडी जो भी थे उनको मेमोरी मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप अभी से याद रखिएगा कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट
के बनने से मेमोरी एरिया में एक मेमोरी रिजर्व होती है, बट वो मेमोरी पे कोई डेटा नहीं होता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो डेटा यहाँ नल होगा, और क्या होगा, यहाँ पे भी नल होगा। अगर यहाँ पे हमने कोई डेटा नहीं डाला तो यहाँ नल होगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने का काम कौन करता है? डिफ़ॉल्ट कंसिडर ही करता है, जो कंपाइल टाइम पे आता है। समझ रहे हो? ये डिफ़ॉल्ट कंसिडर होता है जो देता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर से एक बार बताता हूँ कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। सिंपल सा मतलब है, एक क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। हमने जी एक क्लास बना लिया, तो मतलब हमने ये सोच लिया कि जी मैं यूज़र लॉगिन का एक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन क्लास बना लिया, डेटा मेंबर लिख दिया, मेथड लिख दिया। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो अभी कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई यूज़र आ गया? जैसे वेबसाइट में कोई बंदा लॉगिन करेगा तो उसको एक अलग मेमोरी चाहिए, दूसरा आएगा दूसरे के लिए अलग चाहिए, तीसरा आएगा तीसरे के लिए अलग चाहिए। जितने ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने बंदे आएंगे वेबसाइट में लॉगिन होने, ऐप में लॉगिन होने, उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी चाहिए, और उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी देने के लिए हमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सेपरेटली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना मतलब एक फिजिकल एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर यूजर का लाना। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि रियल वर्ड से भी होता है, कोडिंग से भी होता है, मेमोरी से भी होता है, एंड क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। तो आज ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कोई कुछ भी हो सकता है। कोई भी बंदा लॉगिन कर रहा है, जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो प्रदीप लॉगिन कर रहे हैं, तो प्रदीप एक क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। वो एक ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि वो लॉगिन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रदीप जब किसी वेबसाइट में लॉगिन करने जा रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है तो कोडिंग में भी तो उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे ऑब्जेक्ट बने। तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब इस ऑब्जेक्ट को हमने बनाया, इस ऑब्जेक्ट को हमने करा, लिखा, तो इस ऑब्जेक्ट के लिखने से मेमोरी एरिया में एक मेमोरी रिजर्व होगी। लेकिन कब रिजर्व होगी? जब प्रोग्राम रन होगा तब। रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपाइल टाइम पे मेमोरी नहीं रिजर्व होगी। कल हमने आपकी बात करी थी कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो ये जो हमारा कंसेप्ट हमारी जावा के अंदर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है, न्यू जो है डायनेमिकली मेमोरी लोकेट करता है। वो चेक करता है रन टाइम पे आपकी क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं, उसके लिए मेमोरी लोकेट करेगा। तो यही जो मेमोरी एलोकेट हुई है, ये मेमोरी जो आपको दिख नहीं रही है, ये यही कहलाती है ऑब्जेक्ट मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द बफर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एक बफर बोल दो तो कोई गलत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट इज द बफर। ऑब्जेक्ट क्या है? एक बफर है। वो एक रन टाइम की एंटिटी है, रन टाइम की एक मेमोरी है। ऑब्जेक्ट इज रन टाइम मेमोरी एरिया। इट इज अ रन टाइम एंटिटी भी बोल सकते हो, इट इज अ बफर बोल सकते हो। तो रियल वर्ल्ड में भाई कौन ऑब्जेक्ट है? प्रदीप ऑब्जेक्ट है। वो वेबसाइट में लॉगिन करने जा रहे हैं। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लिखा ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी कोड के लिखने से ऑब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है ना, ये जो हमने लिखा है न्यू, और जब इस लाइन को हम लिखेंगे तो इससे एक मेमोरी रिजर्व होगी। उस मेमोरी की अपने मतलब मेमोरी एरिया में, हीप मेमोरी एरिया में उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी। ठीक है ना, तो ये होगी आईडी जिसे हम बोलेंगे। वो किस फॉर्म में बनेगी? 0101 के फॉर्म में बनेगी, क्योंकि मेमोरी में कोई भी चीज़ अगर एलोकेट होती है तो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो वो मेमोरी, वो बफर जो रन टाइम पे बनी है, मेमोरी के अंदर बनी है, वो मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट रन टाइम पे इस मेमोरी को जावा वालों ने रेफर कराया। क्योंकि देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपाइल टाइम की मेमोरी, रन टाइम की मेमोरी में दो अंतर होता है। कि कंपाइल टाइम में पहले डिसीजन हो जाता है, रन टाइम में बाद में डिसीजन होता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, लेकिन दोनों में मेमोरी रन टाइम पे मिलती है। अच्छा, रन टाइम की मेमोरी में क्या होता है और कंपाइल टाइम की मेमोरी में एक और चीज़ें आती हैं कि कंपाइल टाइम की मेमोरी अपने नेम से जानी जाती है, बट रन टाइम की मेमोरी अपने नेम से नहीं, पॉइंटर से जानी जाती है। समझ में आई बात? कंपाइल टाइम की मेमोरी, जैसे आपने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 10, तो मतलब पता है कि 10 वैल्यू जहाँ जाएगी उसका नाम एक्स है। जहाँ जहाँ चाहिए 10 वहाँ चाहिए हमें एक्स, एक्स ले जाएंगे 10 अपने आप आएगा, तो वो है उसका नाम। ठीक है, कंपाइल टाइम की मेमोरी अपने नेम से रेफर हो जाती है, बट रन टाइम की मेमोरी अपने नेम से रेफर नहीं होती है।
रन टाइम की मेमोरी को रेफर कराने के लिए पॉइंटर का कंसेप्ट चाहिए। जावा डज नॉट सपोर्ट द पॉइंटर्स, मतलब हम पॉइंटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जावा इंटरनली इम्प्लिसिटली पॉइंटर यूज करती है और इस रन टाइम की मेमोरी को रेफर करा के इसकी एक नई आईडी क्रिएट करती है। ये जो 01 आईडी होती है इससे बिल्कुल हट के एक नई आईडी बनाती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस आईडी। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही आइडेंटिटी है बेसिकली। ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। तो स्टेट मतलब डेटा, बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शन, स्टेट मतलब डेटा मेंबर, एंड आइडेंटिटी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनने से मेमोरी एलोकेट होती है वो मेमोरी में आइडेंटिटी। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कहलाती है आइडेंटिटी। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेरी, कोई किसी का कोई क्वेश्चन? नींद नींद मार सर रहे हो क्या ऑब्जेक्ट भाई? एंड सर न्यू क्यों लगाते हैं सर? हैं? सर ऑब्जेक्ट बनाने में न्यू न्यू क्यों लगाते हैं? भाई न्यू का ही तो काम है मेमोरी लोकेट करना। न्यू ही तो मेमोरी लोकेट करती है। न्यू का ही तो काम है मेमोरी लोकेशन। न्यू का ही काम है मेमोरी लोकेट करना, बट कितना करना, कैसे करना, ये नहीं पता है उसे। तो न्यू ही मेमोरी लोकेट करती है। न्यू मेमोरी लोकेट करती है, बट कितना करना है, कैसे करना, किसके लिए करना, ये न्यू को नहीं पता है। ये सर क्लास बता, ये सब क्लास बता सर मेमोरी कितनी लोकेशन करनी है सर? हाँ जी सैम, क्या कह रहे हो? क्लास में क्या नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? सर जो मतलब उसको ऑब्जेक्ट को बताना है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो सर क्लास ही बताती होगी। बट कौन कंस्ट्रक्टर बताती है, कंस्ट्रक्टर बताती है। न्यू न्यू ओके का सर। काम है मेमोरी लोकेट करना, बट न्यू को नहीं पता होता है कितना मेमोरी लोकेट करना है। तो न्यू के बाद जो लिखा हुआ है ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, म्यूट कर लो भाई। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग तो यहाँ पे कर रहे हो आप, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा बना हुआ है, मतलब यहाँ कॉलिंग तो हम कर रहे हैं बट इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है? तो मैंने आपको कल बताया था कि कंपाइल टाइम पे कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है प्रोग्राम में। तो इसकी इसकी जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का नाम होता है क्लास के नेम से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये क्लास के नेम से चेक कर लेता है, उस क्लास में जाना है और उस क्लास के अंदर चेक करना, इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम भी होता है। वो क्लास में जाता है, क्लास के अंदर चेक करता है कि कितना डेटा, कितना मतलब मेमोरी में एलोकेट करना है। जितने इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उतनी मेमोरी एलोकेट कर लेता है। ये भी बात है, वो इंस्टेंस वेरिएबल को चेक करता है। अगर आपकी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल भी हो, लोकल वेरिएबल भी हो, तो उनको मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं मिलती है। ये भी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल और केवल इंस्टेंस वेरिएबल। एक ऑब्जेक्ट को अगर कभी फोड़ के देखा जाए, है ना, मतलब उसको छोटी सी फोड़ा जाए तो उसमें से क्या निकल के आएगा? ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट को फोड़ोगे तो वहाँ से इंस्टेंस वेरिएबल निकल के आएगा, बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, नॉन स्टैटिक नहीं, स्टैटिक नहीं, सॉरी। इंस्टेंस बोलो या नॉन स्टैटिक बोलो, एक ही बात है। बताइए भाई। सर हम इस क्लास को कॉल कर रहे हैं या सर कंस्ट्रक्टर है सर? वो क्लास को नहीं कॉल कर रहा है, वो कंस्ट्रक्टर ही है, उसी को कंस्ट्रक्टर ही बोल रहा है। बट कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो जो लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे इसके साथ, ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जी सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। सर, जो उसका आईडी जनरेट होता है 0101 के फॉर्म में, तो उसको रेफरेंस आईडी क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, रेफरेंस आईडी क्यों बोलते हैं? 0101 जो आईडी क्रिएट होती है वो रेफरेंस आईडी नहीं होती है। वो आईडी, वो देखो, जब देखो कोई भी चीज़ जब यूनिक होती है वो आईडी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप कहीं जाते हो कुछ भी करने, आप जैसे सिम लेने जाते हो, कहते हैं आईडी दिखाओ। क्या कहते हैं? आईडी दिखाओ। वो नहीं कहते हैं पैन आईडी दिखाओ, आधार आईडी दिखाओ, वोटर आईडी दिखाओ, वो नहीं बोलते हैं। आईडी मतलब कोई भी आईडी। अब चाहे पैन नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो, चाहे आपका मतलब वोटर आईडी हो, ये तीनों तो यूनिक होता है।
होता है यूनिक ना, बताइए। संसार में आपके लिए ये यस चीज सर। अलॉट करी गई है, तो बस तो ये हो गया आपके लिए यूनिक आईडी, है ना। भारतवर्ष में आप अगर कहीं पे भी आइडेंटिफाई करा जाओगे तो इसी से आइडेंटिफाई कराए जाओगे, तो आईडी है। अब ये आईडी कुछ भी हो सकती है ना, तो उसी तरह से मेमोरी में जब कोई भी ऑब्जेक्ट एलोकेट होगा, कोई भी मेमोरी लोकेट होगी, तो दैट इज बफर, दैट इज प्रोसेस। और हर प्रोसेस की अपनी प्रोसेस आईडी तो होती है ना। मेमोरी में जब कोई भी चीज़ चलेगी तो उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, तो फिर वो आइडेंटिफाई कैसे होगी। तो कंप्यूटर का ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का ये कंसेप्ट है कि वो क्या करेगा भाई, हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। 0101 के फॉर्म में उसका एड्रेस क्रिएट होगा। हर हर प्रोसेस का अपना एक एड्रेस होता है कहीं न कहीं, ठीक है। बट उस एड्रेस पे अब किसी की आईडी ऐसी है कि जी हम वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। अब जैसे ये आईडी है, ये मेमोरी आईडी है, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, ठीक है। किसी का सहारा लेके हम पहुंच सकते हैं। ये आईडी जो बनती है, ये आज तक हमने भी नहीं देखा है 01 में कैसे बनती है। बट इस आईडी को पहुंचने के लिए ये रन टाइम की मेमोरी होती है, ये रन टाइम की आईडी होती है। रन टाइम की आईडी तक पहुंचने के लिए पॉइंटर का सहारा लेना पड़ेगा, पॉइंटर के थ्रू उसको रेफर कराना पड़ेगा। इसीलिए इस आईडी से रेफर होके जो एक नई आईडी बनती है, दैट इज रेफरेंस आईडी। ये यहाँ से इससे रेफर होके एक नई आईडी बनती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस आईडी। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? रेफरेंस का मतलब होता है भाई एक्चुअल की रिप्लिका। रेफरेंस मतलब नॉट एक्चुअल। जैसे जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरा जुगाड़ मान लो टीसीएस कंपनी में है। मैंने बोला जाओ बोल देना कि सूर्य सर ने भेजा है, तो मेरा रेफरेंस वहाँ काम कर जाएगा। मैं एक्चुअली तो अपने घर पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया कि राहुल तुम जाना, सूर्य बोल देना मेरा नाम, और तुम्हारी नौकरी पक्की है, लेकिन मेरा रेफरेंस वहाँ काम कर रहा है। दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस मतलब नॉट एक्चुअल, एक्चुअल की रिप्लिका, एक्चुअल को रेफर करके एक बनाई गई आईडी। ये रेफरेंस आईडी जो होती है इसका अलग सिंटैक्स होता है। 01 है, अलग सिंटैक्स है। रेफरेंस आईडी का सिंटैक्स होता है क्लास नेम @ हैश क्लास नेम, ये होता है रेफरेंस आईडी का सिंटैक्स। क्लास नेम @ हैश। प्रिंट करके देखिए। देखिए ये आया ना रेफरेंस आईडी, यूजर सर तो सर के जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को अगर एक डेफिनेशन दें, तो अगर हम क्लास बेस पे ना दे तो कंस्ट्रक्टर बेस पे दे तो क्या वो सही मान जाएगी? सपोज कि जैसे हम न्यू कीवर्ड लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर नेम लिखते हैं, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर बेस में डेफिनेशन दें तो वो सही मान जाएगी या नहीं मान जाएगी? क्वेश्चन सर ये कि सपोज जैसे सर हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लास का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद में रेफरेंस वेरिएबल हो गया, फिर न्यू कीवर्ड, ये चीज़। तो जो चीज़ हम, मेरे कहने का मतलब जो हम क्लास बोलते हैं, अगर हम उसको कंस्ट्रक्टर बोले और पूरी डेफिनेशन सेम रखे तो क्या मतलब वो सही मानी जाएगी कंस्ट्रक्टर बेस पे?
हेलो हेलो सर इस क्लियर है सर। मैं बोल रहा हूँ कि सर कंस्ट्रक्टर में तो रिटन टाइप नहीं लिया जाता है ना। सर आपने वाइड व्यू प्रोफाइल लिखा है तो ये कंस्ट्रक्टर कैसे होगा? वाइड व्यू प्रोफाइल जो सब अभी आप बता रहे थे कॉलिंग करके। कैसा है? क्लास नहीं नहीं सर, आपने यूजर लॉगिन को बोला। नहीं सर। अच्छा हेलो ठीक है सर। हेलो सर, कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लिसिट रिटन टाइप नहीं होता है, बट इम्प्लिसिट तो होता होगा ना कुछ ना कुछ। कुछ नहीं होता है सर इम्प्लिसिट। हम नहीं दे सकते। अब वो न पूछना क्यों कैसे ये वो, इसीलिए मैंने बोला है। तो प्लीज उसके बारे में अभी नहीं डिस्कशन करेंगे। अभी इतना क्लियर हो जाने दें। ये जो पॉइंट्स हैं, अभी हमने क्लास स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है 45 मिनट हो गया हमारे क्लास को। अभी हम क्लास और ऑब्जेक्ट समझा रहे हैं, न्यू वाली कहानी समझा रहे हैं, और आज उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी जान लेना। तो बहुत सारा दम होता है, बहुत इसमें कहानी होती है, इसलिए इसको पढ़ने में टाइम लगता है। 2 मिनट में खत्म कर दो तो कहानी वो 2 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। और कोई कुछ पूछे भाई? है सर, पूछना है मुझे। हाँ हाँ पूछिए। मुझे पूछना है कुछ पूछिए। कि रेफरेंस जो आईडी है, जितने बार रन करते हो उतने बार अलग अलग क्यों आता है सर? भाई एक सिंपल सा मतलब है, अगर समतुल एक अलग ऑब्जेक्ट है, कोई अलग यूजर है, वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, सूर्य अलग है, प्रदीप अलग है, अनिकेत अलग है, श्याम अलग है, और राहुल अलग है, सारे लोग अलग। हाँ सर, सही है। मतलब एक ही सही है सर। हाँ सर।
पे को पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह से पेस्ट करते चले जाओ। और लेकिन किंतु परंतु ये जो हमारा आईडी है ये बदल जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो गया, तीनों की आइडेंटिटी अलग अलग हो जाएगी, इसकी आईडी अलग हो जाएगी, उसकी आईडी अलग हो जाएगी, तीनों की रेफरेंस आईडी बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग वन वन 101, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे हो गया 0001, ऐसे मान। अभी मैं ये मान के चलता हूँ हम 3 लोग हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट न बना के हमने 3 बार ऐसा लिख दिया। हमने कितने बार ऐसा लिख दिया? 3 बार। एक बार सूर्या, एक बार शमसुल और एक बार राहुल, 3 अलग अलग यूजर हैं। 3 लोगों को मैंने सोच के 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट आप हो, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट जो मैंने हाईलाइट करा है ये है, और मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट ये है। और इस ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए जावा में एक इनबिल्ट क्लास बनाई गई जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट नाम की क्लास। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास, ये क्लास कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है java.lang पैकेज के अंदर। अब java.lang पैकेज आप ओपन करिए और ऑब्जेक्ट नाम की क्लास को खोल के देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्लास आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास आपको मिल जाएगी। एसआरसी को एक्सट्रैक्ट करिए, पढ़िए, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्लास जावा में एक ऑब्जेक्ट नाम की ही बनी बनाई क्लास होती है। मतलब जैसे हम अपनी क्लास बनाते हैं ऐसे ही एक बनी बनाई क्लास है जिस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जालिम इस क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट नाम की क्लास। In Java, there is a class whose name is object. Object class is the parent class or topmost class, a root class of all the user defined and predefined classes. सारे यूजर डिफाइन और प्रीडिफाइन क्लासेस का पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास। नो वन इज अ पेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पेरेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट अपने आप में ही पेरेंट है। रूट क्लास है हर क्लास का, ये हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्लास है। ये हर ऑब्जेक्ट को कुछ सर्विसेज देता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ करना बड़ा जरूरी है। इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। तो कई लोग तो इस क्वेश्चन से यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, इसका मतलब सामने वाला ऑब्जेक्ट और क्लास का डेफिनेशन पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास जावा में बनी बनाई जो क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, उसकी बात हो रही है। ये भी क्लियर कर लो, सर उस क्लास की बात कर रहे हो या ऑब्जेक्ट और क्लास की अलग अलग बात कर रहे हो। उसने कुछ पूछ दिया, आपने कुछ बता दिया, फिर मिसमैचिंग नहीं हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो जावा की बनी बनाई क्लास है उसके बारे में बताइए। तो इट इज अ पेरेंट क्लास, a root class of all the user defined and predefined classes. No one is a parent of object class. ऑब्जेक्ट क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं जिनको मैजिक मेथड्स बोले जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्लास के पास है। वो कैसे देख सकते हो आप, मेथड्स की लिस्ट कैसे देख सकते हो? एक और तरीका बताता हूँ। वो तो तरीका है कि आप उसे एसआरसी को एक्सटेंड करिए और उसे देख लीजिएगा। और एक तरीका है ऐसे, जावा पी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जावा पी लिख के ये मैं डिकम्पाइलेशन करने जा रहा हूँ, java.lang.object। तो मैंने क्या कर दिया, ये कहाँ से लेके आएगा इस ऑब्जेक्ट क्लास को, ये rt.jar से एक्सटेंड करके लेके आएगा और ऑब्जेक्ट क्लास की जो मेथड्स की लिस्ट है दिखा देगा। ऑब्जेक्ट क्लास के पास ये 9 मेथड्स हैं जिनको मैजिक मेथड बोलते हैं, जो हर ऑब्जेक्ट को कुछ मैजिकली सर्विसेज देते हैं। और मैजिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दिखते मतलब नहीं है लेकिन हर क्लास में होते हैं। इवन जावा की आप कोई भी क्लास बनाते हो ना, तो ये मैजिक मेथड पहुंच जाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के माध्यम से। आपने कहा कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, एक्सटेंड करता है, जो कि आपको दिखता नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हर क्लास इसी का ही चाइल्ड होती है। जैसे हम सारे लोग क्या हैं भाई, हमारे पेरेंट हम बोलेंगे कि हम भाई मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं उनका चाइल्ड हूँ, लेकिन नहीं, हम सब किसके चाइल्ड हैं?
हम गॉड के चाइल्ड हैं, तो हमारा ये गॉड है, ये समझ लो, ये गॉड है, ये हमारा गॉड है। वो चाहे हम हैं, चाहे हमारे पिताजी हैं, चाहे उनके पिताजी हैं, चाहे पिताजी के पिताजी हैं, है ना, दादा परदादा जो भी हैं, सब किसके चाइल्ड हैं? गॉड के चाइल्ड हैं, सब उसी के चाइल्ड हैं, गॉड से निकले हुए लोग हैं। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट क्लास से ही सारी क्लासेस निकली हुई है। यही सबके गॉड है, गॉड फादर। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताइए, व्हाट इज मैजिक मेथड, ये पूछा जाता है, व्हाट इज मैजिक मेथड। तो 9 मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास: गेट क्लास, हैश कोड, इक्वल्स, क्लोन, टू स्ट्रिंग, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, फाइनलाइज। इन 9 मेथड्स। वेट मेथड 3 बार लिखा हुआ है ओवरलोडेड मेथड में, तो ये एक ही बार काउंट होगा, तो 1 और ये 2 फाइनलाइज, तीसरा नोटिफाई, चौथा नोटिफाई ऑल, पांचवा टू स्ट्रिंग, छठवां क्लोन, सातवां इक्वल, आठवां हैश कोड और नौवां गेट क्लास मेथड। ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट क्लास, is the parent class of all the user defined and predefined classes। सारे क्लासेस का, सारे यूजर डिफाइंड क्लासेस का, सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस का रूट क्लास है, पेरेंट क्लास है। नो वन इज अ पेरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। यही सबका पेरेंट है, यही सबका रूट क्लास है, इसके ऊपर कोई क्लास नहीं है। ऑब्जेक्ट क्लास हैव टोटल 9 मेथड, दैट इज कॉल्ड मैजिक मेथड, व्हिच इज मैजिकली अवेलेबल इन एवरी क्लास। मैजिक इसीलिए बोला गया। दूसरा तरीका कैसे है देखने के लिए, आप एक काम करिए, अपना एसआरसी को एक्सटेंड करिए और आप अपनी src.zip को उसको एक्सटेंड करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ जाइए, प्रोग्राम फाइल में जाइए, जावा के अंदर जाइए, जेडीके के अंदर जाइए, एसआरसी है हमारा ना, एसआरसी को एक्सटेंड कर लीजिए राइट क्लिक करके। ये 8 में एसआरसी दिखता है यार, 14 में नहीं दिखता है, पता नहीं, इसलिए मैं 8 अभी रखा हूँ देखने के लिए। ये फाइल एक्सप्लोरर में जाके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जी, और तो ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, चलो ठीक है, एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा है, सॉरी, चलो ठीक है। तो ये जावा में गया, ये देखो लैंग में गया, ये मैं ऑब्जेक्ट नाम की क्लास को सर्च करूँगा, पता होना चाहिए कौन सी क्लास कहाँ है, इसीलिए पैकेज हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसमें हम सारा चीज़, ये इसको ओपन कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्लास का नॉलेज होना जरूरी है। ये जो रेफरेंस आईडी बनती है ना, ये रेफरेंस आईडी रेफर होके आती है आपके पास, और ये ऑब्जेक्ट क्लास का ही मेथड होता है, जिसका नाम होता है टू स्ट्रिंग मेथड, वही करता है ये सारा काम। कंट्रोल F करके सर्च कर लीजिए, ये भी कहानी है, ये टू स्ट्रिंग मेथड होता है ये ऑब्जेक्ट क्लास का, यही चलता है इंटरनली। सर्च करिए, कंट्रोल F करके सर्च करिए, डाउन फाइंड, ये देखिए टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का, ये वो मेथड है जालिम, ये वो जालिम मेथड है जो जावा वालों ने बनाया। ये टू स्ट्रिंग मेथड जो कि रिटर्न, जिसमें लिखा हुआ रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट इंटीजर डॉट टू हैश स्ट्रिंग डॉट हैश कोड, ये वो मेथड है, ये वो मेथड है जो रेफरेंस आईडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान से देखिए इस मेथड को, गौर से देखिए इस मेथड को, जिंदगी भर याद रखना है। इस मेथड को भूल गए तो आधी जावा भूल गए, आधी से ज़्यादा जावा भूल गए, और आज की जिसने क्लास नहीं करी ना, वो ज़िंदगी भर पछताने वाला है। वो ज़िंदगी भर पछताने वाला है, वो हमेशा के लिए पछताने वाला है, हमेशा के लिए वो उसके दिमाग में रहेगा यार ऑब्जेक्ट, काश हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते, काश हम ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता होगा, ऑब्जेक्ट बनने से क्या होता होगा, और इसकी रेफरेंस आईडी क्या होती होगी। रेफरेंस आईडी किसे बोलते हैं, व्हाट इज रेफरेंस आईडी? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो मेमोरी में एक आईडी बनती है, उस आईडी को रेफर करके एक नई आईडी जावा वाले ने क्रिएट करके आपको दे देते हैं, जो कि आपको नहीं दिखता है, क्योंकि वो डायनेमिक जो मेमोरी होती है, वो जो 0-1 में रेफर मतलब एलोकेट होती है, उस मेमोरी तक हम पहुंच नहीं सकते। वो डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिक मेमोरी पॉइंटर से रेफर होती है, स्टैटिक मेमोरी नेम से रेफर होती है। नेम मतलब वो इनडायरेक्ट मेमोरी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेमोरी अगर आपने कभी कंसेप्ट पढ़ा हो, है ना, DMA डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, इनडायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, ऐसे कंसेप्ट होता है। तो जब आप स्टैटिक मेमोरी लोकेट करते हो तो डायरेक्ट DMA का कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता है, वो डायरेक्ट मेमोरी से रेफर हो जाता है। और जब जब डायनेमिक मेमोरी होती है तो वो इनडायरेक्ट मेमोरी होती है, कहीं ना कहीं वो मेमोरी एरिया में ही कहीं ना कहीं पड़ी होती है, बट उसको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से रेफर करा जाता है। उसके लिए मेमोरी में
जो भी उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है उस आइडेंटिटी को रेफर करा के पॉइंटर वॉइंटर का यूज़ करके हैशिंग टेक्निक यूज़ करके वो क्या करा जाता है, उस मेमोरी से रेफर करा के एक नई आईडी दे दी जाती है। जावा कहता है कि इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मैं करता हूँ, मेरी ऑब्जेक्ट क्लास करेगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी तो चाहिए, मतलब उसकी आइडेंटिटी तो क्रिएट होगी ही होगी। उस आइडेंटिटी से क्रिएट होकर एक नई आईडी बनेगी जिस आईडी को हम बोलेंगे रेफरेंस आईडी, और वो रेफरेंस आईडी इसी ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू मतलब जनरेट होती है। वो एक स्ट्रिंग होती है जो जनरेट होकर आती है, क्योंकि टू स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करके हमें दे देती है, जिसमें ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं कि पहले वो 01 जो बाइनरी बनती है उस बाइनरी नंबर से है ना एक हैश कोड जनरेट होता है। उस हैश कोड से, हैश कोड एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर से एक हेक्सा स्ट्रिंग जनरेट होती है। उस हेक्सा स्ट्रिंग से मतलब उस हेक्सा स्ट्रिंग में क्लास का नाम @ जोड़ के आपको वो दे दिया जाता है। तो देखो ऑब्जेक्ट को रियल वर्ड से भी समझ गए, कोडिंग से भी समझ गए, मेमोरी से समझ गए, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ गए। और ऑब्जेक्ट को क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, इसीलिए उसको क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया। दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। पूछिए भाई, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके क्वेरी हो सकते हैं, पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। हेलो हाँ जी, हेलो जी जी पूछो भाई, आवाज आ रही है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग कहते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी मिलती है, लेकिन क्लास के अंदर हमने मेथड्स भी बनाए होते हैं। मेथड को मेमोरी इंस्टेंस में तो नहीं मिलती, मतलब हीप में मेमोरी तो नहीं मिलती, उसको मेथड एरिया में मिलती है। ऐसा कुछ लॉजिक होता है, लेकिन हम लोग उसको कॉल जो करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। हाँ सर, एक्चुअली उसके देखो, बारे में अगर एक्चुअली ऐसा थोड़ा बहुत आप इसलिए, एक्सप्लेन कर दें। पहले चीज तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लास में कई चीजें होती हैं, लोकल वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है, मेथड होता है। तो मेमोरी के मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी को कह सकते हो मैनेज कराने के लिए जावा वालों ने क्या कर रखा है, हर चीज़ को अलग अलग मेमोरी दे रखा है। इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट के अंदर भेज दिया, और जो मेथड्स हैं चाहे वो स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, उनको मेथड एरिया के अंदर मेथड टेबल में भेज दिया। तो जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो रन होने से पहले लोडिंग होती है, और लोडिंग टाइम पे ही वो क्या कर लेता है, क्लास के अंदर चेक करता है कितने मेथड्स हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो इंस्टेंस हो, वो मेथड एरिया के मेथड टेबल में जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और लोकल वेरिएबल स्टैक में जाके स्टोर हो जाते हैं, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हीप में जाके स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से कहानी होती है। बाकी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे थोड़ा मतलब समझाना था इसलिए मैं समझा दिया। आप क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल ऐसा ही कहानी होती है। सर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये चीज कह रहा हूँ कि हम लोग जब उसको कॉल करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। हाँ वो इसलिए कि वो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर, सर एक चीज नहीं, मेरे को वो ये इसलिए बताइएगा क्योंकि ये कि जब पता हम चले कंस्ट्रक्टर कि वो बनाते हैं। देखो देखो वो इसलिए क्यों हम ऑब्जेक्ट पे कॉल करते हैं, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि ये जो फंक्शनलिटी हो रही है वो किस ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है, किस यूज़र के लिए हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप एक यूज़र हो, आपने पेटीएम ओपन करा, पेटीएम एक ऐप है, ऐप में आपने भी लॉगिन करा, मैंने भी लॉगिन करा, दोनों का यूज़र कहाँ गया, दोनों का डिटेल कहाँ गया, पेटीएम के पास। दोनों का इन्फॉर्मेशन किसके पास गया, पेटीएम के डेटाबेस के पास। तो जो पेटीएम का डेटाबेस है उसमें आपकी भी इन्फॉर्मेशन है, मेरी भी इन्फॉर्मेशन है। आपने वहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी करा और मैंने वहाँ लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो लॉगिन मेरा होगा, लॉग आउट आपका होगा। ठीक है, मैंने क्या अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपया ऐड कर लिया, ऐड मनी कर लिया, और आपने क्या कर लिया, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो नहीं, आपने अपने अकाउंट में 50,000 की शॉपिंग कर ली। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि दोनों की फंक्शनलिटी अलग अलग होगी, दोनों दोनों यूजर अलग अलग होंगे, ऐप में दोनों ही यूजर होंगे लेकिन दोनों की फंक्शनलिटी अलग अलग होगी। अब क्लियर। अब यस सर। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट्स पे कॉल होते हैं, ताकि ये पता चले कि ये फंक्शनलिटी किस ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके लिए हो रही है, किस ऑब्जेक्ट के लिए हो रही ओके सर। सर, साथ में एक क्वेश्चन और था है। कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वहाँ सॉरी डिफाइन उसको कॉल कॉल करते करते हैं। हैं, तो हाँ उस टाइम पे जो हमारी क्लास होती है, क्लास हमारे कंस्ट्रक्टर के नाम से सेम होती है। उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या हमारे क्लास को पूरा चेक करता है, मतलब पूरी क्लास को एक बार देखता है कि उसमें कितने मेथड्स हैं, कितने इंस्टेंस वेरिएबल हैं, वो सब कुछ मतलब ऐसा कुछ बना के रखता है। लेकिन ये चीज पूछ रहा था मैं कि ऐसा कुछ बना के रखता है वो।
नहीं, क्योंकि क्लास हम लोग ये कहते हैं कंस्ट्रक्टर ना का नाम कि क्लास के नेम से सेम होता है। वो क्लास में गया, चेक करा कितने इंस्टेंस जी वेरिएबल हैं, उनको मेमोरी एलोकेट कर दिया। मतलब हाँ, उसी का काम है चेक कराना। कहीं न कहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटरनल लॉजिक लिखा होगा कि वो चेक करे क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं, है ना? सर, वो अगर हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं और उसके बाद मेथड और मेथड के बारे में भी, कि मेथड भी क्योंकि हम लोग कॉल तो करते हैं ना, पता तो चलना चाहिए कि ये मेथड इसी क्लास का है और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल, चीज बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। ये सब तो इंटरनल कहानी है, बस ऐसे हम सोच सकते हैं कि ऐसे हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। सोच लीजिए आप, मतलब समझ सकते हो कुछ ना कुछ तो जो बनाने कंपाइलर बनाने वाला है, जेवीएम बनाने वाला है, ऐसे ही लॉजिक लिखता होगा, बिल्कुल सही बात है। ओके सर, थैंक यू। और बताइए। हेलो हाँ जी। सर, हैश कोड क्या होता है ये? हैश कोड, अगर आप बोलोगे जावा में हैश कोड क्या होता है, तो मैं बोलूँगा जावा में हैश कोड एक मेथड होता है, जो किसी भी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिटी बनती है 0-1 के फॉर्म में, उस आइडेंटिटी को रेफर करके एक नया इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराता है, वही हैश कोड होता है। मतलब ये जो रेफरेंस आईडी बनती है ना, क्लास नेम @हैश कोड, इसमें है वो हैश कोड मतलब आता है, जो हेक्सा वैल्यू होती है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है 0-1 के फॉर्म में, 0 से 9 के फॉर्म में होती है बेसिकली, सॉरी। तो किसी भी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एक यूनिक इंटीजर वैल्यू, नॉट बाइनरी वैल्यू, नॉट 0-1, उससे एक इंटीजर वैल्यू, यानी कि ऐसे समझ लो कि इस पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू से एक इंटीजर वैल्यू मिलती है, इस बाइनरी वैल्यू से एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट बना उससे मेमोरी बनी 0-1 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में मेमोरी बनी। उस मेमोरी से क्या करा इन्होंने, वो हैश कोड एक फंक्शन होता है। अगर आपसे केवल पूछा जाए हैश कोड क्या होता है, जो एक फंक्शन होता है जावा में, मेथड होता है, मेंबर फंक्शन होता है। वो मेंबर फंक्शन क्या करता है, आपको इस ऑब्जेक्ट से एक इंटीजर वैल्यू देता है, यानी कि 0 से लेके 9 तक का एक नंबर देता है, 0 से लेके 9 तक का नंबर देता है। यानी कि यहाँ से एक हैश कोड वैल्यू मिलती है, आप ऐसा बोल सकते हो। और हैश कोड वैल्यू मिलती है हैश कोड फंक्शन के थ्रू, ठीक है? तो एस एच हैश कोड वैल्यू, और उस हैश कोड वैल्यू से फिर क्या करते हैं, हेक्सा वैल्यू निकालते हैं। हैश कोड वैल्यू 0 से 9 होती है, हेक्सा वैल्यू 0 से 9 A to F होती है ना? तो हैश कोड वैल्यू से हेक्सा वैल्यू निकल के आती है, और क्लास का नाम जोड़ दिया जाता है, फिर आ जाता है आपके पास रेफरेंस आईडी। मैं आपको अभी पार्ट वाइज उसको समझा दूंगा। पहले हैश कोड आया, हैश कोड क्या होता है बेसिकली, 0 से लेके एक 9 का नंबर होता है, 0 मान लो 0 1 2 3, मतलब 0 9 3 5 ऐसे करके ये नंबर होता है। अच्छा, इधर जगह ही नहीं है ना, इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है? ये नंबर आता है, फिर इस नंबर से क्या करा जाता है, ये ऊपर बनाता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, इस नंबर से एक हेक्स स्ट्रिंग निकाली जाती है, हेक्स स्ट्रिंग, हेक्स स्ट्रिंग। और इस हेक्स स्ट्रिंग किस फॉर्म में होता है, ये होता है 09 ABCDEF, समझ रहे हो? इस तरह से होता है, मतलब 0 से 9 A to F इस तरह से होता है। और फिर उसमें क्लास का नाम हैश कोड जोड़ दिया जाता है। बस इसी में क्लास का नाम हैश कोड, मतलब इसी में क्लास का नाम और जोड़ दिया गया, इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया गया। क्लास नेम, म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, पैसा लोगे म्यूट करने का? क्लास नेम और हेक्स स्ट्रिंग, या हेक्स स्ट्रिंग जो होगी, हेक्स स्ट्रिंग, ठीक है? क्लास नेम हेक्स स्ट्रिंग, ये आ जाता है। तो पूरी आईडी इस तरह से रेफर होकर के आ जाती है। पहले जो नंबर होता है 0-1, उससे बनती है एक हैश कोड वैल्यू। हैश कोड वैल्यू क्या होती है, किसी भी न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट से मेमोरी जो एलोकेट होती है, उसकी इंटीजर वैल्यू मिलती है, वो इंटीजर वैल्यू हैश कोड मेथड से होती है, वही हैश कोड होता है। बट हैश कोड मान लो 0 से 9 ही होता है,
बट हमारे मान लो ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हो गए, इतने सारे हो गए तो 0 से 9 की कॉम्बिनेशन कम पड़ गए, तो इसलिए उस कॉम्बिनेशन को बढ़ाने के लिए, अगर आपको पता हो कि बाइनरी में 2 ही डिजिट होती है, 2 ही कॉम्बिनेशन है, इंटीजर में सॉरी डेसिमल में 2 हैं और ऑक्टा में 8 हैं और हेक्सा में 16 हैं, तो 16 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे, इसलिए इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया गया, क्लास का नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अगर आपने हैश कोड जो पूछा था उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप बताइए और कोई भी बताए। ठीक है, और बाकी ये जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इनकी रेफरेंस आईडी मेमोरी में इस तरह से तैयार हो जाएगी, जितने बार ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतनी रेफरेंस आईडी तैयार हो जाएगी। राहुल समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। तो बोल दो यस सर नो सर जो भी है, आगे चलें। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी सर। सर, एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं सर? एक क्लास में कितने कंसिडर होते हैं, कौन बोल रहे हैं आप, पहले ये बताइए। अच्छा यादव जी, सतीश। एक क्लास में कितने कंसिडर हो सकते हैं? हो सकते हैं मतलब देखो, कंस्ट्रक्टर बनाना है कॉल करना है, बनाने वाली बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है ना। जी सर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक क्लास में जितने मर्जी उतने कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक ही नाम से कंस्ट्रक्टर हो सकता है बट पैरामीटर अलग अलग करके उसको ओवरलोड करके जितने मर्जी उतने बनाओ। वैसे एक ही नाम से तो एक ही हो सकता है, जैसे एक तरह के कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक ही हो सकता है, बट अलग अलग नाम से बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ऑल्सो उनके अंदर से हम अलग 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 लॉजिक भी नाम लिख में से सकते नहीं, हैं। अलग अलग पैरामीटर से, नेम एक ही होगा, पैरामीटर अलग अलग होगा। सॉरी, तो मैंने सोचा क्लास एक ही होता है सर, तो नहीं 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 नहीं, अब जैसे इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यादव जी। जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर है तो ये दोबारा नहीं हो सकता। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, उसी तरह से एक ही नाम से एक ही तरह से बिल्कुल एक तरह से कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। तो बिल्कुल उसी तरह से एक कंस्ट्रक्टर तो बना दिया गया, अब उस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर बदल दीजिए तो 2 बन जाएंगे, तो हो सकता है। नहीं तो अगर एक ही नाम से बनाओगे तो ये एरर आ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी है। देखिए आ गया एरर कि कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिफाइन है क्लास, ये तो क्लास के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ तो अब हो सकता है। ठीक, आगे पूछिए। अभी मैं हटा देता हूँ दोनों, है ना। अच्छा, लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीख जाते हैं और कंस्ट्रक्टर का मतलब आता ही नहीं है, ये भी दिक्कत आ जाती है। हाँ, उसे कैसे पता कि भाई ऑब्जेक्ट अगर कैसे बना पाओगे जैसा कंस्ट्रक्टर का मतलब नहीं आएगा। ये रेफरेंस आईडी बन गई, ऑब्जेक्ट्स बन गया, आइडेंटिटी बन गई, मेमोरी आईडी क्रिएट हो गई। अब मेमोरी आईडी जब क्रिएट हो गई तो उस पर डेटा भी जा सकता है भाई। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पे डेटा डालना है, इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी एड्रेस पे कोई डेटा डालना है, तो मैंने क्या करा बताए, इस पे लगाया डॉट, इस पे एक बार डॉट लगाया, डॉट इज द रेफरेंस ऑपरेटर, डॉट लगाने से उस मेमोरी एड्रेस पे पहुंच गए और वहाँ लिख दिया नेम। इसका मतलब उस मेमोरी के उस नेम को हम रेफर कर रहे हैं। अब नेम को अगर प्रिंट कराना है तो बस इतना ही लिख दो, प्रिंट हो जाएगा, नेम की वैल्यू आ जाएगी नल, है ना। लेकिन मुझे नेम की वैल्यू नल नहीं चाहिए, और मैंने एसओपी में क्यों लिखा है, ताकि प्रिंट भी हो जाए, काम भी हो जाए। आप अलग भी लिख सकते हो, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शॉर्ट फॉर्म में एसओपी में बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आप चाहते हो प्रिंट भी हो जाए, ये भी काम हो जाए, तो आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हो। और नेम इज इक्वल टू अगर मैंने लिख दिया राम, इसका मतलब यहाँ पे जो नाम चला गया इस मेमोरी एरिया में, इस एड्रेस पे, यहाँ पे जहाँ नल है यहाँ राम चला गया इस आउटपुट। ठीक है, अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट की इसी मेमोरी एड्रेस पे, इसी ऑब्जेक्ट की इसी मेमोरी एड्रेस पे पास में डेटा डालना है, मोबाइल में डेटा डालना है, क्या मैं डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। ठीक है, तो फिर आपने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो, आप यहाँ भी लिखो डॉट मोबाइल इज इक्वल टू, मोबाइल इज इक्वल टू 9211 420, ये लिखो ऐसे आप। ठीक है, तो या मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है मोबाइल नंबर 9310683500, ये वो दे वाला देता सर हूँ। अच्छा था ना। अच्छा नंबर था, ओके। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर, और यहाँ पे दे दिया हमने नेम,
तो भाई साहब यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा नाम राम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर चला जाएगा क्या, वही जो मैंने दिया था 9310683500, इस तरह से जाके स्टोर हो जाएगा। बताइए भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है अभी तक? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर ऐसे ऐसे तो स्टोर नहीं होगा सर ये तो ऐसे सर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे नंबर भेजा है ना, तो हैं? इंस्टेंस दूसरे उस पर जाके सेव होगा ये। अरे क्या बात है, माशाल्लाह भाई, क्या बात है। तो मान गए आपकी पारखी नजर और निर्मल सुपर दोनों को, हैं? ये तो बात आपने सही कही प्रशांत जी, हैं? जी तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, इनका तो मुझे कहना सही लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ, क्या सही कह रहे हैं ये या गलत कह रहे हैं? सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे मैंने सेट किया है, तो ये तो अलग ऑब्जेक्ट में जाएगा ना, यानी कि ये इस वाले मेमोरी पे नहीं जाएगा। ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर यहाँ चला जाएगा, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मैं उसी ऑब्जेक्ट की मोबाइल नंबर कैसे सेट कर सकता हूँ? तो ये जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। इनकी रीयूजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बार बार इसे रीयूज नहीं कर सकते हो आप। तो फिर यही तो दिक्कत है इसके साथ। 9310683500, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो यही तो दिक्कत है इसके साथ, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स की जो है ना, रीयूजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बार बार रीयूज नहीं करे जा सकते। इनको हम प्रोग्राम में बार बार रीयूज नहीं कर सकते, दे आर नॉट रीयूजेबल। बात समझ में आ रही है? we cannot call the, we cannot reuse the anonymous object again and again. तो फिर क्या करा जाए भाई? तो फिर जावा की क्रिएटर ने कहा एक काम करिए भाई, सिंपल सा मतलब है, एक ऑब्जेक्ट बनाने का दूसरा भी तरीका आपको समझाया गया था, वो फॉलो कर लीजिए। बट क्यों करा हमने, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में एक बार में एक ही डेटा रेफर हो सकता है या एक ही मेथड कॉल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी यूजर पे, मैं सपोज करो मैं इस यूजर पे कोई मेथड चलाता हूँ डॉट व्यू प्रोफाइल, तो इसका मतलब केवल इसका व्यू प्रोफाइल मेथड चलेगा, PROFILE, बस, और कुछ नहीं चलेगा। ये देखिए, इसको सेव किया, कंपाइल किया, रन कर दिया, बस इसका प्रोफाइल मैं व्यू कर सकता हूँ। और दूसरा चीज़ है, और दूसरा काम करना चाहूँ नहीं कर सकता हूँ। तो ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट की ये ड्रॉबैक है कि इन ऑब्जेक्ट्स पे एक बार में ही रीयूजेबिलिटी होती है, मतलब एक बार में एक ही डेटा कॉल हो सकती है, और इनका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी हो जाता है। ये भी बात बता दूं मैं, इसको नहीं बनाना चाहिए। एनोनिमस ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ व्हाट, आप ऐसे बोल दो कि जैसे शादी ब्याह के अंदर हम अपने घरों के अंदर डिस्पोजल्स यूज करते हैं, जिसको हम यूज करा थ्रो कर दिया। पेन पड़ा होगा, आपने पहले देखा होगा, लिखो फेंको वाला एक पेन होता था, लिखो और फेंक दो, फिर समझ रहे हो ना? उसी तरह से मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, मेमोरी में यूज करा, मेमोरी में आया, काम खत्म, उसके बाद मेमोरी इसको डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म, दैट्स इट। उस तरह से ये होता है, ठीक है। तो इसका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन भी हो जाता है, तो इसीलिए, और ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी रेफरेंस आईडी नहीं होती है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स। बट अब इस ऑब्जेक्ट की आईडी को मैं अगर एक वेरिएबल में रख लूँ, दैट बिकम अ रेफरेंस वेरिएबल, दैट बिकम अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स बना, इसकी आईडी को मैंने एक वेरिएबल में होल्ड कर लिया, है ना। वेरिएबल है तो वेरिएबल का टाइप होना जरूरी है कि नहीं है, बताइए आप? हर वेरिएबल का टाइप है। जावा स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, कहता है कि कोई भी वेरिएबल अगर लिखा हुआ तो उसका टाइप होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि आप ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, यूजर लॉगिन का, तो रेफरेंस आईडी किसका बना, यूजर लॉगिन का, तो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए, यूजर लॉगिन टाइप का, क्लास टाइप का। इसलिए ये जो वेरिएबल है आर, और ये उसका है टाइप, दैट्स इट। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाने का नया तरीका, जिसमें आपने लिखा यूजर लॉगिन, आर इज इक्वल टू न्यू यूजर लॉगिन। आर इज द रेफरेंस वेरिएबल, इसका नाम कुछ भी ले लो, आर ही लिखना, जैसे कोई जरूरी नहीं आर ही लिखना है, ई लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी, बट टाइप उसका यूजर लॉगिन ही होना चाहिए। फायदा, अब इससे क्या होगा नया चीज, इससे होगा यही कि इसमें कुछ नया चीज नहीं होगा, ये जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसकी आईडी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई, इसी को बोला गया रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट मतलब अभी की जो ऑब्जेक्ट बनी है उसी की आईडी इसके पास है, अपनी ऑब्जेक्ट की आईडी इसके पास है। आपने इसका फायदा, अब इसका फायदा तो आप जान सकते हो, आर डॉट आर डॉट आर डॉट आर डॉट, जो मर्जी वो करो भाई, आर पे डेटा असाइन करो, आर पे, तो ये आर डॉट कर करके आपको क्या करना है,
टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और तीनों पे अलग अलग डेटा असाइन करना है, नेम, मोबाइल, पास, और तीनों की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है। ये आपके लिए टास्क है। करोगे? करोगे? यस सर। 3 ऑब्जेक्ट्स बना लेना। Yes, sir. ऐसे डॉट लगा लगा के डेटा असाइन कर लेना, तीनों पे ऐसे डॉट लगा लगा के डेटा असाइन कर लेना, और क्या, तीनों की इंफॉर्मेशन प्रिंट करा देना। ये कहानी होती है भाई।